इराक का जिक्र, जिसको पहले बेबीलोन कहते थे, जो इराक वाज अटैच्ड टू द ईरान। सीखें से बिजनेस अमेरिका में करें, ये तो अलग क्वेश्चन है कि कहाँ वायदा करेगा डोनाल्ड ट्रंप, तो इसकी गारंटी कौन देगा, इसकी जिम्मेवारी नहीं, इसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है। तो यही बात है। 1979 में जब ईरानी इंकलाब आया, फिर सैंक्शन लगा, उससे पहले सुपर पावर जो अमेरिका है उसका फैसला पाकिस्तान में होने जा रहा है। अमेरिका ने इस वक्त इम्पोर्टेंस दी है पाकिस्तान को। प्राइस के लिए को लोग कह रहे हैं, आपको पता है फोरम पे बताया होना चाहिए, और गरीब तक जो है उसका जो फायदा है वो पहुंचना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यही है, टीवी न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है। और अपनी कौम को भी। अभी आपने एक नाम लिया था बेबीलोन, बेबीलोन ये कौन सी कंट्री थी? इसमें ईरान, ये आप समझ ले कि ये जो सऊदी अरब वगैरह वो कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। तो बेबीलोन में जो इस वक्त मौजूद है ईरान, इराक और कुछ एरिया सेंट्रल एशिया के एरिया उस वक्त अटैच थे, और उसके साथ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। नाज़िम, मैं एक छोटी सी तीक भी आपसे बात शेयर करता हूँ। बेबीलोन के जो जी उस वक्त के, आज से मेरा ख्याल 6000 साल पहले, जो इनके कोई नाम मुझे उनका याद नहीं है, जो उस वक्त के बादशाह थे, उनने कह लें कि इसराइल को फतह किया था। और ये जो कह लें कि जो मुकद्दस हैकल है उसको तबाह भी किया था और फिर उसको बनाया भी था उस दौर में। अब वो तो आपको उस रिलीजियस टच में देखे तो कई दफा जो है ना वो उसमें लड़ाई हुई है। और फिर उनका एक्सोडस हुआ है, जो इजरायली बनी इजराइल। फिर उसी बादशाह ने उसी बादशाह ने उसके पोते ने ये बनवाई। तो ये तो जंगों में होते रहे, वो हम रिलीजियस टच पे चले जाएंगे। तो मुख्तसर ये है कि ऑल इज वेल। अच्छा, अगर आज बात चल ही पड़ी है तो नाज़रीन आपसे ये भी बात शेयर कर दें, जो इस वक्त अगर हमारे जो इस्लामी नजरिए से अगर बात की जाए तो जो इसराइल है, तो कह लें कि जो वहां पर क्या कहना चाहिए उसको, जो मुकद्दस हैकल है, और वहां पर जो मुकद्दस हैकल है उसको छीनने के लिए, उसकी सारी जमीन को कब्जे में करने के लिए, और जो कह लें कि जो कह लें कि वहां पर जो लड़ाई लगी हुई है ईरान की और फलस्तीन की, और फलस्तीन की जो काफी सारी जो जमीन है वो हड़पना चाहते हैं इसराइल वाले, और फिर बहुत सारी जो जमीन है मेरे उन लोगों ने हड़प भी ली हुई है। और ये कहा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को जो ये प्रेसिडेंट बनाने की जो मेन वजह थी वो भी यही थी। शायद आपने वो एक कार्टून चलता है सैमसन करके, तो उसमें ये सारी चीजें बता दी गई हुई थी पहले से, और ये सारा जो चक्कर है ना वो ही आज तक चलता हुआ आ रहा है। तो आप कंटिन्यू करें वहां से। आपने वो टच दे दिया है। तो मुख्तसर ये है कि बिल्कुल जो ज़ायनिस्ट है ना, ज़ायनिस्ट, ये 20वीं सेंचुरी में लोगों को पता लगा कोई ज़ायनिस्ट क्या चीज है। मैं इसको डिस्टिंक्ट इस तरह के आम फहम अल्फाज में, मुसलमान वहां पर मर रहे हैं, किबला अव्वल है वहां पर। हाँ, मैं आम अल्फाज में अगर इसको समझा दूं तो आप यूं समझ लें कि हमें डिस्टिंक्ट करना है ज्यूज यानी कि यहूदी और ज़ायनिस्ट सेहूनी। ज्यूज बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर हैं और मॉडरेट भी है, मॉडरेट भी है, ठीक है ना। वो इंतहा पसंद नहीं है, वो अमन के साथ रहना चाहते हैं, भाईचारगी के साथ रहना चाहते हैं। तो जब भी हम बात करें तो ज़ायनिस्ट को तो सेहूनी बात करनी चाहिए। तो सेहूनी जो है वो इस्लामी किताबें आप बताएं तो उसमें तो है ही अमन है ना जी सारा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नई थ्योरी आई है, ये 1875 या 76 की बात है, शायद कोई हजल नाम का सेहूनी था, उसने शुरू किया कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं हमें अपनी वापस लैंड लेना है और फिर वहां पर हमने एक ग्रेटर इजराइल बनाना है, और जो कॉन्सेप्ट है उनका हैकल सलमानी बनाना है, और फिर हमने पूरी दुनिया पे राज करना है। ये उनका नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें बाइबल में मौजूद है। बाइबल में जो है वो आप बता सकते हैं, वो लेना ही लेना है इनने, क्योंकि वो उनके कलाम में है। और नाज़रीन जिस तरह हमारे, हाँ जी, हमारे जिस तरह कह लें कि इस्लाम में है या दीन में है कि जो किबला अव्वल है वो किधर है, किबला अव्वल है इसराइल में,
यही बात है जी। हाँ जी, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। और नाज़रीन उस वक़्त के जितने भी मजहब थे या जितने भी लोग थे, वो जब दुआ करते थे या नमाज पढ़ते थे तो वो मुकद्दस हैकल की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते थे। जिस तरह आज भी जो हमारे पाकिस्तान में या दीगर मुल्कों में जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, वो जब नमाज पढ़ते हैं तो वो जो सजदा है काबे की जानिब करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहूदी जो थे, वो उस टाइम पर जो सजदा करते थे तो वो जब देखते थे कि हमने नमाज किसकी तरफ करके या किस तरफ हमारा रुख होना चाहिए, तो उनका रुख होता था जो मुकद्दस हैकल है, सुलेमानी हैकल जो है, तो उसको दोबारा ये भी गिरनी है, उसको बनाना है इन लोगों ने। और उसके नीचे तो कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी गारें इन लोगों ने पहले से बना दी गई हैं। तो नाज़रीन अगर बात की जाए, जिस तरह अभी अतीक भाई ने बताया कि 6000 साल पुरानी इन लोगों की लड़ाई है, ईरान की, इसराइल की, अमेरिका की। अगर इनकी बात की जाए, इनके बाप दादा की बात की जाए, तो इनके जो बाप दादा हैं वो कौन है? जब नूह के दौर में जब तूफान आया, सारी दुनिया गर्क हो गई, तो नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बचे थे। फारस लफ्ज क्यों बोला जाता है कि जो इनके एक बेटे का नाम था फारस, ठीक है जी। तो जो फारस था वो ईरान चला गया था, ये सारा कबीला उसका है, और इनके 3 बेटे थे, और उन्हीं से कह लेंगे, उन 3 बेटों से आगे ये सारी दुनिया का सिलसिला दोबारा से अल्लाह पाक ने चलाया था। तो ये वही लड़ाई है जनाब। अगर पूरी लड़ाई की या पूरी तबोतोब की बात की जाए, ईरान, इसराइल, अमेरिका, ये वो, और जो कह लें कि जो इस्लामी जंग है, और लुबनान भी उसमें आ रहा है, फिर फलस्तीन भी उसमें आ रहा है, तो ये सारी लड़ाई वही है जनाब कि जो मुकद्दस हैकल है, इनने अपनी सरजमीन लेनी है, उसको सारा दोबारा से इन लोगों ने तामीर करना है। और ये इनकी किताब में लिखा हुआ है। कि इनकी किताब में लिखा हुआ है, हमारी भी है, मुकद्दस जो बाइबल है उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं, और ये सिलसिला अभी चलेगा आगे। मेरे साथ थोड़े दिन पहले एक दोस्त बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे ये चीज कुरान में भी लिखी हुई है, ये जंग होनी है, ये जंग रुक नहीं सकती। तो बाइबल में भी लिखा हुआ है ये जंग होनी है, और ये बाइबल में भी लिखा हुआ है। और अभी तो कह लें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, मैं बताता हूँ ना, बाइबल की रूह के मुताबिक जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, कुरान की रूह के मुताबिक आना है, इमाम मेहदी ने आना है। तो ये सारा सिलसिला है, और ये जंग अभी आगे चलेगी। और जिस तरह वो ईरान कहता नहीं इसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है, तो वो यही बात है। और कुरान में भी लिखा हुआ है, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जब इस्लामी मुल्क जब ये इकट्ठे होंगे, ठीक है जी, जब इनने अमेरिका के ऊपर अटैक करना है, तो वो भी वक्त दूर नहीं है, उसी को ही आखिरी जंग कहा जाना है, वो ही आखिरी जंग होगी। तो आप कंटिन्यू करें बेबीलोन से और उससे। मैं तो हिस्ट्री की बात करूंगा, अकीदे से मैं जरा हट के बात करना पसंद करूंगा, और मैं तो हिस्टोरिकल बात कर रहा था ईरान के हवाले से। और ईरान जो है ना, मैं समझता हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो ना सिर्फ अपनी कौम के लिए बेहतरी ला सकती है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। ईरान एक बड़ा मुल्क है, 90 मिलियन से ज्यादा इसकी आबादी है, उसका रकबा बहुत ज्यादा है, तो वो सारा कुछ कर सकता है। और ईरान मेरा ख्याल है कि एटॉमिक जो है वो उस तरफ नहीं जाएगा, और अगर उससे सैंक्शंस हट जाती है तो इस वक्त 1.6 जो मिलियन बैरल वो भी खुफिया तरीके से मुख्तलिफ मुल्कों में, ये चाइना या चंद ममालिक में तेल वो भी कम रेट में दे रहा है। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर 100 डॉलर पे पर बैरल है, तो ये 50 बैरल पे बेच रहा था, तो फिर वो सेम रेट में पूरी दुनिया को देगा। और ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि अगर सैंक्शन हटा दे तो ईरान की जो प्रोडक्शन पर डे जो है वो 4 मिलियन तक चली जाएगी। तो आप अंदाजा लगा ले कि कितने रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अब उस जब रेवेन्यू जनरेट होगा, सिर्फ ईरान को नहीं फायदा होता, फिर पूरी दुनिया को फायदा होता है। याद रखें, महंगाई कम हो जाएगी, सस्ता तेल मिलेगा, एक्सेस होगा, इस तरह पूरी की दुनिया की इकोनॉमी तेज हो जाएगी। इससे फायदे याद रखिएगा, हम एक दूसरे से एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं, और चेन टूटेगी तो हर को नुकसान होता है। तो अगर वो 400 मिलियन पर डे अपना करता है, तो आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त उसकी इकोनॉमी कहा जाता है कि 450 अरब डॉलर की है। तो अमेरिका, इसके पास इतनी पोटेंशियल है कि वो 1 ट्रिलियन को क्रॉस करके 1.5 ट्रिलियन तक इसकी इकोनॉमी जा सकती है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो 1979 में जब ईरानी इनकलाब आया, फिर इन पर सैंक्शन लगा, उससे पहले इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जिसको जीडीपी कहते हैं वो थी ईरान की।
अब इस वक्त जो है वो जीडीपी चली गई है सऊदी अरब के पास या फिर टर्की के पास, तो ईरान के पास वापस आ सकती है। असल जंग ये शिया सुन्नी की है ही नहीं अगर हम इस तरफ चले जाएं, तो इनके दरमियान भी है कि मिडल ईस्ट कंट्री की जो वो इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में 50 सालों में बढ़ी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ईरान इनरिच भी है, ईरान पढ़े लिखे लोग भी है, मॉडरेट भी है, वो बहुत कुछ करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो सऊदियों की या कतर की या कुवैत की, यूएई की ये अहमियत कम हो जाएगी। इस वजह से ये नहीं चाहते, ये सिर्फ इजराइल नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता, ये असल में हमारे सऊदी या मिडल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज भी नहीं चाहते। और इस जंग ने आपको देख लिया कि अमेरिका इजराइल तो था, तो खलीज कहां खड़ा है। खलीजी ममालिक ने, हर मुल्क ने अड्डे दिए हुए, किसको दिए हुए? अमेरिका को। अमेरिका का मतलब है इजराइल को दिए हुए। इजराइल में कभी सऊदी मुल्कों में कोई लड़ाई हुई है? मुझे बता दें कोई सऊदी मुल्क में या मिडल ईस्ट में इजराइल अमेरिका की कोई जंग हुई है? इजराइल की हुई है, तो जंग तो होती है ईरान से ही होती है। ईरान अगर लेबनान में करता तो ईरान का इन्फ्लुएंस है, सीरिया में इन्फ्लुएंस है, यमन में इन्फ्लुएंस है, वहां पर। बाकी जहां जहां इन्फ्लुएंस नहीं है वो प्रो अमेरिकन है, प्रो अमेरिकन भी, प्रो इजराइल है। तो ये सारे का नुकसान है कि अगर ईरान आगे तरक्की करे जो उसका हक है, उसका नुकसान सिर्फ अमेरिका और इजराइल को नहीं है, वो मिडिल ईस्ट कंट्री। अच्छा नाज़रीन, बात करेंगे कि इस पूरी जंग में किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। नाज़रीन, अमूमन वो पंजाबी में एक मिसाल है, पिंडी में अमूमन ये कहावत बोली जाती है, आए हो तो की ले आए हो, जाओगे तो की दे के जाओगे। तो अमूमन लोग ये सवाल कर रहे थे जी वो कह लें कि जो रूस है उसने बड़ा पैसा कमा लिया, तेल बेच लिया, ये है वो है, और पाकिस्तान ने क्या फायदा उठाया। तो पाकिस्तान ने जनाब फायदा उठाया कि जो पाकिस्तान ने इस टाइम फील्ड मार्शल और कह लें कि जो हमारे वजीर आजम है, और पाकिस्तान का जो नाम है वो बड़ा रोशन हुआ है। और पाकिस्तान का अगर बात की जाए जो इज्जत है अब वो बहुत ज्यादा बुलंद हुई है, क्योंकि अब अगर बात की जाए कि जो पाकिस्तान में सुपर पावर जो अमेरिका है उसका फैसला पाकिस्तान में होने जा रहा है, पाकिस्तान उसका फैसला करेगा। करना तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही है, लेकिन इस टाइम जो बंदूक चला रहा है जो अमेरिका, वो हमारे कंधे पे रख के चला रहा है। तो बात यहाँ पर यह है कि जो पाकिस्तान की इज्जत है वो इस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और बात की जाए पाकिस्तान ने क्या पाया क्या खोया, तो मेरा अतीक भाई बहुत बेहतर आपको बता सकते क्या फायदा हुआ पाकिस्तान। मैं तो रियलिस्टिक होकर बात करूंगा, मैं प्रोपेगेंडा पे नहीं चलता। इस वक्त जितने भी टेलीविजन, ये सारी जो मीडिया है ना, दे आर कंट्रोल्ड, ये वही बोलते हैं जो वो चाहते हैं। तो इस ये हकीकत नहीं, इस प्रोपेगेंडा पे ना जाए। हम भी ऐसे ही। हाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऑनेस्ट होकर बात करता हूँ, अपनी जात के लिए भी ऑनेस्टी के साथ करता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं मैं ऑनेस्ट अपनी जात के लिए भी होऊंगा। तो अगर मैं ऑनेस्टी से बताऊं, जो आपने स्टार्ट किया था कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त जो रिजीम है ना, मैं पाकिस्तान इसको कम कहता हूँ, मैं पाकिस्तानी रिजीम कहता हूँ। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान, हम 250 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान है वो है, और वो 8 फरवरी 2024 को वो मैंडेट छीन लिया गया था, और फिर इस पे मुसल्लत हो गई थी ये रिजीम, ये रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। बहरहाल अब हम बात आते हैं इसकी, इसी की कंटिन्यूएशन रखे तो जो 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के साथ हुआ, वो अमेरिका की आप समझ ले हैंड पिक्ड उस वक्त भी थी और आज भी है। वो कहते हैं कि जनाब तुम्हारी हुकूमत उस वक्त तक है जब तक तुम हमें सलूट करते रहोगे, ठीक है। वो IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए डिफरेंट तरीके से, फिर यूरोपियन कंट्री GSP प्लस के जरिए आपको सांसें दे रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ये शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया गया और ये सारी रिजीम आई, तो इसका एक और वो था डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, उसने 2 अल्फाज इन्होंने कहे थे। इसने कहा था कि हम भिखारी हैं, इसने दुरुस्त कहा था, यानी कि पाकिस्तान को इन्होंने भिखारी बनाया। हम भीख मांगते हैं ना, भीख के बगैर हमारी इकोनॉमी तो है नहीं, इन्होंने खत्म कर दी। फिर इसने जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम वेंटिलेटर पे हैं, और वेंटिलेटर नाम लिया कि अमेरिका ने वेंटिलेशन पे लिया। वेंटिलेटर का क्या मतलब होता है आपको पता है कि बंदा जो है मरने वाला है और उसको सांसें लगाई गई है शायद बच जाए, तो अमेरिका जब चाहे वेंटिलेटर हटाएगा तो हम मर जाएंगे। तो खान साहब ने भी कहा था लान होना बाकी है, मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। नहीं, वो डिफॉल्ट होना तो ये अलग बात है। अच्छा, वो लग गया, वो तो मैं आपको डिफॉल्ट अब भी कह रहा हूँ। जब खान बैन टुक दी गवर्नमेंट इन 2018, उससे पहले तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि खान को जाना पड़ेगा IMF के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की डिफॉल्ट होने वाली है। वो अलग बहस पर चले जाते हैं, हम इसी पे आ जाते हैं। तो उसी की कंटिन्यूएशन में आपको पता हर जगह वो सलूट करता है। पीस बोर्ड में कोई पूरी दुनिया नहीं गई,
ये चले गए, क्योंकि ये रेडी मैन है। इसको कहता हूं पाकिस्तान इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ वेजल स्टेट, वेजल स्टेट या क्लाइंट स्टेट। वो ये होता है कि एक बड़ी हुकूमत, एक बड़ी मुल्क जो कहता है ना, वो वही काम करना है उसने। तो शहबाज एन आसिम मुनीर रिजीम जो है वो वही अमल कर रहा है जो वो है। उन्होंने कहा जनाब यहाँ पर ईरान से नेगोशिएशन करो की, और यहाँ पर हो रहा है। इट्स गुड थिंग, अगर एस्पेक्ट से इस हद से भी देखा जाए तो इट्स गुड स्टेप कि जैसा भी है चले पाकिस्तान में हो रहा है। अमेरिका ने इस वक्त इंपॉर्टेंस दी है पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका के लिए दे आर डूइंग वेल। इसी को हम कंटिन्यूएशन में देखें तो इसको फायदा भी उठाए, सिर्फ अपनी जात के लिए फायदा मत उठाए। अब अमेरिका कहता है कि हर वक्त तारीफ करता है इन दोनों शख्स की, बहुत अच्छी बात है, तो फिर उसे फायदा भी उठाए ना। अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ, और कहा जाता है कि अमेरिका की दोस्ती इज्जत ही कटी करी जा रही है। मैं कह रहा बड़ी फिलोसफिकल बात है कि अमेरिका की दोस्ती भी चंगी नहीं तो उसकी दुश्मनी भी बहुत ज्यादा चंगी नहीं। जी बिल्कुल, ये रात को जी बहुत वायरल हुआ है ये जो आपने अभी बात की है। मैं आपसे वो ये कह कहते रहा हैं हूं कि कि भाई अमेरिका के शर्क से बचो, तो शर से बचे। तो अमेरिका ने अब वो अभी तक कोई फायदा नहीं दिया, क्योंकि एक तो वो पावरफुल है। जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इतना फायदा अभी तक नहीं दिया तो आप अरब कंट्रीज से $5 अरब ले रहे हैं, तो उसको भी कह दे कि 15-20 अरब डॉलर यार हमारे स्टेट बैंक में डाल दो, तुम इतना हम काम कर रहे हैं, जो कहते हो सुबह शाम सर सलूट करता है, कहता है हम आपको नोबेल प्राइज के लिए सलूट कर रहे हैं। और जो विजन तो नोबेल प्राइज के लिए आर्मी चीफ को लोग कह रहे हैं। शहबाज शरीफ को आपको पता है कि फोरम पे बताया, जो को जॉर्जिया मेलोनी पीछे ऐसे करके खड़ी थी, ऐसे कर रही थी, ये एक प्रेसिडेंट होके या हेड ऑफ द गवर्नमेंट आके शहबाज शरीफ उसको सलूट कर रहा है और कहता है जो काम आपने पूरी दुनिया के लिए किया, जो विजन आपका है, मैं आपको सलूट भी करता हूं और आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद भी करता हूं। तो वो सारी देखे जो पंजाबी कहते हैं पॉलिश करना, तो पॉलिश अगर चल ही रहा है, चलो ना हो गया, पाकिस्तान के लिए फायदा उठाए। राइट नाउ पाकिस्तान हैविंग गुड रिलेशन विद अमेरिका, हैविंग गुड रिलेशन विद चाइना, हैविंग गुड रिलेशन विद रशिया। तो फिर तो बल्ले बल्ले कहते हैं ना पांचों गेम है, तो पाकिस्तानी कौम का क्या फायदा हो रहा है, क्वेश्चन ये है। तो वो से ले लो ना, 15-20 अरब डॉलर ले लो, 15-20 अरब डॉलर, वही कहने 15-20 अरब डॉलर ले लो, फिर अपने जो उनके इन्वेस्टर है यहाँ पर भिजवा दो। जो नारा लगाया था आसिम मुनीर ने तकरीबन 2 साल पहले जब आया था कि 1 साल के अंदर हम SFC बना रहे हैं और 1 अरब डॉलर जो 100 अरब डॉलर लेकर आएंगे, तो क्या 100 अरब डॉलर आए? चंद दिन पहले इसी रिजीम का जो मोहसिन नकवी है, जिसको लोग कुछ जानते नहीं थे, जिसको कहां तक लेकर गए हैं, वो क्या कहता है 100 अरब डॉलर 4 सालों में चले गए। अंदाजा लगाए इट इज, तो बाहर चले गए लोग, चले गए ना, हालात देख के जो इन्होंने किया। यहाँ से जो मिसाल को मेरे पास अगर कोई 20-25 करोड़ हो तो मैं यहाँ तो नहीं रहूंगा, मैं तो चला जाऊंगा। मुझे पता है यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मैं कोई कारोबार करूं कब भी कोई छीन लेगा, कोई DC आ जाएगा, कोई AC आ जाएगा, कोई IG आ जाएगा। असल में पाकिस्तान में एलीट कैप्चर्ड सोसाइटी है, इसमें जितने भी एलीट है आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये मिलिट्री क्रेसी है और जुडिशरी है, और ये फिर ये सियासतदान सो कॉल्ड खानदानी निज़ाम, इन्होंने आपको कंट्रोल कर लिया है। 24 करोड़ आवाम का ये बोलकर रहा नहीं है, ना मेरे इंटरेस्ट के लिए, आपके लिए हमारी कोई इज्जत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था ना कि आपको यहाँ पर अपनी जानो माल का नहीं पता, आपको सोटी से कोई हाँ सिपाही भी मारेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वेस्ट में ऐसा हो सकता है? तो हमारी तो यहाँ पर बुनियादी हकूक भी नहीं है, ना आप ट्रेड कर सकते हैं। आप एक ट्रेड खड़ा करें तो कोई पता नहीं, जो ताकतवर तबका का हुआ है चल भाग जा, ये अब मेरा है, आपको यू कांट डू नथिंग। यस, आप कोर्ट से नहीं। हाँ जी, तो नाज़रीन प्रोग्राम काफी लंबा हो चुका है और मुझे अतीक भाई की जो बातों से एक बात बहुत अच्छी लगी है। वैसे तो सारी बातें इनकी अच्छी हैं, कोई भी बात इनकी जुटलाने वाली नहीं है। जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि जिस तरह नाज़रीन आपको मालूम है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी भी है, और इस टाइम अगर बात की जाए बिजनेस, जो बिजनेसमैन है, जो ताजर है, उसकी बात की जाए तो वो भी सड़कों पे है, वो भी परेशान है, वो कह रहा है कारोबार नहीं है। तो कुछ गवर्नमेंट को ऐसे प्लान, ऐसे सिलसिले बनाने चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजनेस होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, और गरीब तक जो है उसका जो फायदा है वो पहुंचना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यही है कि जो इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं, आर्मी चीफ जो हैं, और यहाँ फिर बात की जाए वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की, कि पाकिस्तान को कुछ ऐसा काम करें कि जो अमेरिका से या दीगर मुल्कों से बातचीत करके पाकिस्तान को फायदा हो और पाकिस्तान की जो अवाम है उस तक ये फायदा पहुंचना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान
जिंदाबाद। हर खबर पे नजर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, क्योंकि ये है हम सबका अपना चैनल।